हेलो गाइज, योबर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की मंत्रिपरिषद के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़े सवाल लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे मंत्रिपरिषद क्या होती है, मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, मंत्रिपरिषद की संरचना क्या होती है, मंत्रिपरिषद का क्या कार्य है और क्या भूमिका है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो यानी आज की क्लास में हम सरकार चलाने वाली असली कार्यपालिका को समझने वाले हैं। दोस्तों, इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक, रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हो तो मंत्रिपरिषद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के समूह को ही मंत्रिपरिषद कहा जाता है। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उसके साथ साथ जितने भी हमारे मंत्री होते हैं उन सब के समूह को क्या कहा जाता है? मंत्रिपरिषद कहा जाता है। तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये सारे के सारे क्या बैठे हुए हैं? मंत्री बैठे हुए हैं। क्या बैठे हुए हैं? मंत्री बैठे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों से मिलकर ही मंत्रिपरिषद बनता है। क्या बनता है? मंत्रिपरिषद बनता है। तो मंत्रिपरिषद के अंदर प्रधानमंत्री होते हैं और सभी मंत्री होते हैं। अब ये सभी मंत्री में कैबिनेट मंत्री भी हो सकते हैं, राज्य मंत्री भी हो सकते हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सभी होते हैं। यह समूह भारत सरकार की वास्तविक कार्यपालिका होता है। तो इस समूह होता है, यही भारत सरकार की वास्तविक कार्यपालिका है, मतलब रियल एग्जीक्यूटिव है और देश की नीतियां बनाने तथा शासन चलाने का कार्य करता है। तो जो मंत्रिपरिषद है यही भारत सरकार की वास्तविक कार्यपालिका होता है और देश की नीतियां बनाने तथा शासन चलाने का कार्य करता है। भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं जबकि वास्तविक निर्णय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन जो वास्तविक निर्णय है वो हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर लेते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी मंत्रिपरिषद की बात कौन कौन से आर्टिकल में की गई है। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो आर्टिकल 74 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, वेतन आदि का प्रावधान है। तो आर्टिकल 75 में मंत्रियों की नियुक्ति की, शपथ की, उनके कार्यकाल की, उनके वेतन आदि का प्रावधान है। आर्टिकल 75 के अगर 1 की बात की जाए तो इसमें सीटों की बात की गई। किसकी बात की गई है? टोटल कितने मंत्री बनेंगे उसकी बात 75 के ए में की गई है। जो 75 का 2 है वो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। तो आर्टिकल 75 के 2 में कहा गया है तो जितने भी मंत्री हैं वो जब तक बने रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहे। तो अगर राष्ट्रपति उनको हटाना चाहे तो हटा सकते हैं और राष्ट्रपति उनको नहीं हटाना चाहे तो नहीं हटा सकते हैं। ये आर्टिकल 75 के 2 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल का 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्या होती है? जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगर वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए लोकसभा में तो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो आर्टिकल 75 के 3 में लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्रियों की संख्या पर सीमा निर्धारित की गई है। क्या निर्धारित की गई है? मंत्रियों की संख्या पर सीमा निर्धारित की गई है। अब ये क्या से सीमा निर्धारित की गई है इस क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, बस इतना ध्यान रखिए। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत मंत्रियों की संख्या पर लिमिटेशन लगाई गई है कि आप इतने मैक्सिमम इतने ही मंत्री बना सकते हो। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई मंत्रिपरिषद बनती कैसे है। तो जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो जिस दल या गठबंधन को बहुमत मिलता है उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। क्या बनता है? नेता प्रधानमंत्री बनता है। तो जैसे मान लीजिए
इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी बहुमत में आई थी, तो बीजेपी ने अपना नेता को क्या बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया था नरेंद्र मोदी को, तो उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो जब प्रधानमंत्री की सलाह पर ही क्या करता है, राष्ट्रपति जितने भी अन्य मंत्री होते हैं, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, इन सब की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री और सभी मंत्री मिलकर मंत्रिपरिषद बनाते हैं। तो मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जिस दल या गठबंधन को बहुमत मिलता है तो वो बहुमत वाली सरकार अपना सरकार बनाती है, उसमें से वो अपना एक नेता चुनती है जो प्रधानमंत्री कहलाता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। क्या करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री और सभी मंत्री मिलकर मंत्रिपरिषद बनाते हैं। तो मंत्रिपरिषद के अंदर प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री होते हैं उनसे मिलकर मंत्रिपरिषद बनता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए हैं और साथ में साथ क्या खड़े हुए हैं, सारे के सारे मंत्री खड़े हुए हैं, तो ये क्या है, मंत्रिपरिषद है। क्या है, मंत्रिपरिषद कहलाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कैसे निर्धारित की गई। अब इसको ऐसे मान लीजिए टोटल लोकसभा में 543 सीट है। कितनी सीट है, 543 सीट है लोकसभा में, और किसी को मान लीजिए इसका आधा मिल गया, आधे से ज्यादा मिल गई, मान लीजिए बीजेपी को 390 सीटें मिल गई, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो 300 को 390 को वो बना दे, मंत्री बना दे। भाई बीजेपी कोई नाराज ही नहीं होगा, वो तो ऐसा करे जो 390 मंत्री हैं सबके सबको क्या बना दे, जितने भी 390 हैं उनके दल के नेता उन सबको मंत्री बना दे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी भी एक लिमिटेशन है कि आप इतने ही मंत्री बना सकते हो, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते। जब भी तो भाई, अब मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, अब कोई एमएलए नाराज हो गया कि मेरे को मंत्री नहीं बनाया, मेरे को मंत्री नहीं बनाया, तो बीजेपी चाहे तो सारे 390 के 390 को प्रधानमंत्री बना दे, लेकिन ऐसे नहीं बना सकती। उसका एक मैक्सिमम है कि इससे ज़्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते। तो मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या है वो कितनी होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार, ये याद रखिए, 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो क्या लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की जो संख्या है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो मान लीजिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं, कुल 543 हैं, तो 543 का अगर 15% निकाला जाए तो लगभग कितना आता है, 81। तो अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं, 81 मंत्री बन सकते हैं, और 81 के अंदर ही कौन रहता है, प्रधानमंत्री भी उसी 81 के अंदर आता है। तो ये मनचाही नहीं कर सकते कि जितने चाहो उतने मंत्री नहीं बना सकते। एक लिमिटेशन है कि आप लोकसभा की कुल निर्वाचित सीटों के 15% से अधिक आप मंत्री नहीं बना सकते। तो लोकसभा में कुल निर्वाचित सीटें 543 हैं, तो 543 का 15% 81 आता है लगभग। तो आप अधिकतम 81 मंत्री बना सकते हो, और उसी 81 के अंदर प्रधानमंत्री भी शामिल रहता है। तो और इसी के साथ संविधान में न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है, ये प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करती है। तो संविधान के अंदर मैक्सिमम की लिमिटेशन है कि आप इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते, लेकिन मिनिमम की कोई संख्या निर्धारित नहीं है। ये प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है कि मिनिमम कितने मंत्री बनाए, 2 बनाए, 5 बनाए, 10 बनाए, 12 बनाए, वो प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन मैक्सिमम जो मंत्री बनेंगे वो लोकसभा की कुल निर्वाचित सीटों के 15% से अधिक नहीं होते हैं। लोकसभा में कुल निर्वाचित सीटें 543 हैं, 543 का 15% 81 होता है, तो अधिकतम मंत्री बनेंगे वो 81 बनेंगे प्रधानमंत्री सहित। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति होती कैसे है। तो आर्टिकल 75(1)(a) के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, परंतु यह नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। तो वास्तविक रूप से मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री करता है। तो आर्टिकल 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है, लेकिन वास्तविक रूप में राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति तो करता है, बट उसको सलाह कौन
देता है, प्रधानमंत्री सलाह देता है कि इसको रक्षा मंत्री बनाना है, इसको वित्त मंत्री बनाना है, इसको गृह मंत्री बनाना है, इसको उड्डयन मंत्री बनाता है, इसको रेल मंत्री बनाना है। सारी की सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहता है कि आप इसको मंत्री बनाओ, इसको ये विभाग दो, इसको ये विभाग दो। तो आर्टिकल 75A के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, परंतु यह नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। किसकी सलाह ली जाती है? अब राष्ट्रपति अपने मन से ही नहीं कि किसी को रेल मंत्री बना दिया, किसी को वित्त मंत्री बना दिया, किसी को उड्डयन मंत्री बना दिया, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति जब नियुक्ति करता है वो प्रधानमंत्री से सलाह लेता है, प्रधानमंत्री उसे सलाह देता है कि किसको रेल मंत्री बनाना है, किसको वित्त मंत्री बनाना है, किसको गृह मंत्री बनाना है। तो आर्टिकल 75 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, परंतु यह नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। वास्तविक रूप से मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री ही करता है। तो जो वास्तविक रूप से देखने पे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति मंत्रियों का चयन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति ओनली उनकी क्या करता है? नियुक्ति करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मंत्री बनने की योग्यता क्या है। तो अब बात करते हैं कि भाई मान लीजिए एमएलए बनकर आ गए तो कुछ ना कुछ योग्यता को होगी, किसी को भी तो मंत्री नहीं बना सकते। अब ऐसा तो है नहीं कोई मान लीजिए सरपंच है, सरपंच को जाके मंत्री बना दो, ऐसा नहीं होता है। मंत्री कौन बनता है, इसके लिए कुछ योग्यता है। अगर आपके अंदर वो योग्यता है तो आपको मंत्री बनाया जा सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना चाहिए। संसद का सदस्य का मतलब हो गया या तो वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। तो किसी व्यक्ति को मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना चाहिए या मंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना होगा। या तो वो मंत्री है किसी भी संसद का सदस्य होना चाहिए, या लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। लेकिन अगर वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी उसको मंत्री बना दिया तो मंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा का उसको क्या बनना पड़ेगा? सदस्य बनना पड़ेगा। यदि वह 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य नहीं बनता है मंत्री बनने के बाद तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो क्या छोड़ना पड़ेगा? मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो मंत्री बनने की योग्यता क्या है? किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनने के लिए वो संसद का सदस्य होना चाहिए, या तो वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो। अगर मान लीजिए वो मंत्री बन गया है, ना तो वो लोकसभा का सदस्य है ना ही वो राज्यसभा का सदस्य है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको क्या बना दिया? मंत्री बना दिया। तो मंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर या तो उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना होगा। यदि वह 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य नहीं बनता है, अर्थात या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं बनता है, तो उसको अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, उसको अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। तो ये क्या है? मंत्री बनने की योग्यता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम मंत्री परिषद का कार्यकाल क्या होता है। तो मंत्री परिषद मान लीजिए मंत्री बन गए, अब मंत्री परिषद का कुछ कार्यकाल तो होगा कि भाई 2 साल कार्य करेंगे, 3 साल करेंगे, 4 साल करेंगे, 5 साल करेंगे, 10 साल करेंगे, कितने टाइम तक मंत्री परिषद कार्य करते हैं। तो आर्टिकल 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। किसकी इच्छा पर रह सकते हैं? राष्ट्रपति की इच्छा पर अब वो मंत्री बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो उसे 6 महीने के लिए या 12 महीने के लिए या 2 साल के लिए बना के रख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है लेकिन काम आर्टिकल के अकॉर्डिंग नहीं होता है। अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो मंत्री तब तक पद पर रहता है जब तक प्रधानमंत्री उसे पद पर रखना चाहता है। अगर प्रधानमंत्री ने मान लिया कि इसको मंत्री से हटाना है तो वो राष्ट्रपति को बोलेगा, राष्ट्रपति तुरंत उसको मंत्री से पद से हटा देता है। तो व्यावहारिक रूप से मंत्री जो है, मंत्री जब तक बने रह सकते हैं तब तक प्रधानमंत्री चाहे प्रधानमंत्री उन्हें पद पर रखना चाहता है। तो आर्टिकल 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं होता है। मंत्री जब तक पद पर रहते हैं जब तक प्रधानमंत्री उसे पद पर रखना चाहता है। प्रधानमंत्री का मन किया कि उसको मंत्री बनाया, वो सही से काम नहीं कर रहा तो 2 महीने बाद ही उसे मंत्री परिषद से हटा दे, मंत्री से हटा दिया जाए। तो ये प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसको बनाए और कितने टाइम के लिए बनाए।
वो जब चाहे किसी मंत्री को हटा सकता है और किसी नए मंत्री को उसकी जगह बना सकता है। तो प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को पद से हटाने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है और राष्ट्रपति 99% आप मान लीजिए 100% ही मान लीजिए प्रधानमंत्री की सलाह मानता है। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि इसको वित्त मंत्री बनाना है तो इसको वित्त मंत्री बनाएगा, अगर मान लीजिए इसको रेल मंत्री बनाना है तो उसको रेल मंत्री बनाएगा, अगर इसको हटाना है तो उसको हटाता है राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही सारा काम होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि किस मंत्री को कौन सा पद देना है। तो मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है अगर आर्टिकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो राष्ट्रपति के अनुसार रहता है, बट ऐसा नहीं होता। व्यवहारिक रूप से मंत्री तब तक पद पर रहते हैं जब तक प्रधानमंत्री उन्हें पद पर रखना चाहता है। तो प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को पद से हटाने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है और राष्ट्रपति 100% उसकी सलाह को मानते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व क्या होता है। तो आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद के अंदर जो मंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी का मतलब क्या है? मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री मिलकर सरकार के निर्णयों के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? जो सरकार ने निर्णय लिए हैं उनके निर्णय के लिए सारे के सारे मंत्री जिम्मेदार होते हैं। यदि लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो क्या है? तो सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि अगर सदन में सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो पूरे मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। तो आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री मिलकर सरकार के निर्णयों के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? सरकार के निर्णयों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब हो गया सदन में जो सरकार है वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो मंत्रिपरिषद को क्या देना होता है? इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इस्तीफे की प्रक्रिया क्या होती है। अब मान लीजिए आप कोई मंत्री बन गया तो भाई वो इस्तीफा कैसे देगा, किसको देगा, किस तरह से देगा, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सामान्य स्थिति में जो मंत्री होता है अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को देते हैं। किसको देते हैं? प्रधानमंत्री को। जैसे जैसे मान लीजिए रेल मंत्री हैं, रेल मंत्री अपना इस्तीफा देंगे तो प्रधानमंत्री को दे देंगे। गृह मंत्री देंगे तो वो भी प्रधानमंत्री को देते हैं और प्रधानमंत्री उसे राष्ट्रपति को भेजता है। किसको भेजता है? राष्ट्रपति को भेजता है और राष्ट्रपति इस्तीफा स्वीकार करता है। तो ये सामान्य प्रक्रिया है। मंत्री अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को देते हैं, प्रधानमंत्री उसे राष्ट्रपति को भेजता है और राष्ट्रपति इस्तीफा स्वीकार करता है। अब बात की जाए विशेष स्थिति में, यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः समाप्त हो जाती है। याद रखिए, अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो जितने भी मंत्रिपरिषद है वो स्वतः रूप से समाप्त हो जाती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का अस्तित्व प्रधानमंत्री पर निर्भर होता है। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे दें तो पूरी की पूरी जो मंत्रिपरिषद है, जितने भी मंत्री हैं उनके इस्तीफे मान लिए जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होते हैं उसके अंदर जितने भी मंत्री आते हैं उन सब का जो अस्तित्व होता है वो प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे देते हैं तो पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः समाप्त मानी जाती है। तो सामान्य स्थिति में तो मंत्री अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को देता है, प्रधानमंत्री उसे राष्ट्रपति को भेजता है और राष्ट्रपति इस्तीफा स्वीकार करता है। लेकिन अगर विशेष स्थिति में यदि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का अस्तित्व प्रधानमंत्री पर निर्भर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मंत्रिपरिषद के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। तो देश की नीतियां बनाना मंत्रिपरिषदों का ही काम है। संसद में विधेयक प्रस्तुत करना भी मंत्रिपरिषद का ही काम होता है। बजट तैयार करना भी मंत्रिपरिषद का काम होता है, क्योंकि उसके अंदर वित्त मंत्री इन्वॉल्व होते हैं। प्रशासनिक कार्यों का संचालन भी मंत्रिपरिषद का ही है, क्योंकि उसके अंदर गृह मंत्री आते हैं, गृह मंत्री, रेल मंत्री,
रक्षा मंत्री आते हैं तो प्रशासनिक कार्यों का संचालन भी उनका है। राष्ट्रपति को सलाह देने का भी कार्य मंत्रिपरिषद का है। देश के आंतरिक और बाहरी मामलों पर निर्णय लेने का कार्य भी किसका होता है? मंत्रिपरिषद का ही होता है। तो अब जैसे भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो युद्ध हुआ तो प्रधानमंत्री ने क्या बुलाई? कैबिनेट मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग के अंदर सारे के सारे कौन मौजूद थे? मंत्री मौजूद थे। क्या मंत्री मौजूद थे? मंत्री मौजूद थे। तो देश के आंतरिक और बाहरी मामलों का निर्णय लेना किसकी जिम्मेदारी होती है? मंत्रिपरिषद की होती है। तो जब भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो हमने उसके खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तो उससे पहले क्या हुई थी? मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। क्या हुई थी? मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। उसी में निर्णय लिया गया था क्या करना है और क्या नहीं करना है। नेक्स्ट, तो मैंने आपको मंत्रिपरिषद के बारे में बताया। तो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों से मिलकर बनती है। उसके अंदर कैबिनेट मंत्री भी आते हैं, राज्य मंत्री भी आते हैं, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री भी आते हैं। अगर संवैधानिक आधार की बात की जाए तो मंत्रिपरिषद के बारे में 74वें और 75वें आर्टिकल में लिखा हुआ है। अगर अधिकतम मंत्रियों की बात की जाए तो लोकसभा का 15% होती है, लगभग 81 होती है। और न्यूनतम मंत्री की बात की जाए तो संविधान में कोई निर्धारित सीमा नहीं है। और सामूहिक रूप से उत्तरदायी की बात है वो आर्टिकल 75 के 3 में लिखी हुई है कि मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे से पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। ये आर्टिकल के 75(3) में लिखा हुआ है। अभी तक हमने मंत्रिपरिषद के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में समझा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो मंत्रिपरिषद का प्रावधान आर्टिकल 74 और 75 में, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 74 दिया हुआ है तो हम 74 को लगाएंगे। तो आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक क्या होती है? मंत्रिपरिषद होती है। तो मंत्रिपरिषद से संबंधित मुख्य अनुच्छेद कौन से हैं? तो 74 और 75 हैं जो मंत्रिपरिषद से संबंधित मुख्य अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 74 और 75 में मंत्रिपरिषद के गठन, नियुक्ति और उत्तरदायित्व का प्रावधान है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और सभी मंत्रियों का ही नेता होता है। मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करने के लिए मंत्रियों के लिए वो किससे सलाह लेते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75(3) के अनुसार पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल 75 के 3 में है। मंत्रिपरिषद का आकार किस संशोधन से सीमित किया गया था? तो मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत सीमित किया गया। उसमें बताया गया जो मंत्रियों की जो संख्या है वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती है। आर्टिकल 75(1) किससे संबंधित है? ये मंत्रियों की संख्या की बात करता है। किसकी बात करता है? मंत्रियों की संख्या की बात करता है। मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा का 15% होती है। तो मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य से 15% से अधिक नहीं हो सकती है। लोकसभा की कुल 543 सीटों पर 15% के अनुसार अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? तो लोकसभा के जो कुल 543 सीटें अगर उनका 15% निकाला जाए तो कितना आता है? लगभग 81%। तो लगभग 81% होता है, इसलिए कुल मंत्रियों की अधिकतम संख्या लगभग 81 हो सकती है। उसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं उसी 81 के अंदर। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा के विश्वास पर कार्य करता है। जब तक लोकसभा का विश्वास रहता है मंत्रिपरिषद पद पर बनी रहती है।
नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर क्या होता है? तो जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव पास होता है, जो सरकार है वो अपना बहुमत साबित सिद्ध नहीं कर पाती, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ना तो राष्ट्रपति हटता है, ना संसद भंग होती है, कुछ नहीं होता, नहीं, इसमें पूरी जो मंत्रिपरिषद है उसको इस्तीफा देना होता है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण, क्योंकि आर्टिकल 75 के 3 में लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए और तो उसमें बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए सरकार, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को क्या देती है? तो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को क्या देती है? सलाह देती है। क्या देती है? सलाह देती है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को शासन से संबंधित सलाह देती है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो मंत्रिपरिषद और कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट, यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे तो क्या होगा? अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या मानी जाती है? समाप्त मानी जाती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य किस सदन से हो सकते हैं? तो मंत्रिपरिषद के सदस्य आप लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से भी हो सकते हैं। इसका मतलब हो गया किसी भी सदन से हो सकते हैं। तो मंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। अगर वो 6 महीने के अंदर मंत्री बनने के बाद किसी संसद का सदस्य नहीं बनता है तो वो उसको अपने मंत्री पद से हटना पड़ता है। यदि कोई मंत्री सांसद नहीं है तो कितने समय में सांसद होना होगा? 6 महीने के अंदर उसको सांसद होना होगा। मंत्रिपरिषद का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।